हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये हमारा यूनिट नंबर 2 पार्ट बी है ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें हम ऑलरेडी स्ट्रेस एंड इमोशंस कंप्लीट कर चुके हैं। सो वी विल बिगिन विद द अराउजल 1.3। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज अराउजल इन स्पोर्ट्स? अराउजल क्या होता है स्पोर्ट्स में? सो अराउजल refers to a physiological and a psychological activation of the body response to stimulus. It can range from deep sleep, that is a low arousal, to extreme excitement or a panic, that is high arousal. So हमें कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिस्टमैटिक वे में कोई डेफिनेशन देनी होती है। तो जब भी हम अराउजल की बात करेंगे तो वो एक फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली एक्टिवेशन होता है बॉडी में, जहाँ पे बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी भी स्टिमुलस पे। सो इट कैन रेंज फ्रॉम लो अराउजल टू हाई अराउजल, कि या तो एकदम लो अराउजल होगा या तो फिर बहुत ही हाई अराउजल होगा। एंड इन स्पोर्ट्स हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में ऑप्टिमल अराउजल की, जहाँ पे ना कि ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है फॉर दी एसेंशियल फॉर द पीक परफॉर्मेंस। तो जब भी हम अराउजल की डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है? एक फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन होता है बॉडी में, किसके रिस्पॉन्स में? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। वो एक लो और हाई दोनों हो सकता है, बट जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम ऑप्टिमल अराउजल लेवल की बात करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस पीक अचीव कर सके। अब इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं? सो की पॉइंट्स है सबसे पहला इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड अ ब्रीदिंग रेट। जब भी हमारा हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। देन सेकंड आता है हाइटन द फोकस एंड अटेंशन, आपकी फोकस और अटेंशन को बढ़ाता है। थर्ड है इंक्रीज मसल टेंशन इंक्रीज करता है। एंड फोर्थ इज रिलीज ऑफ एड्रेनाइन। सो ये हमारा बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी बात करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी। सो फर्स्ट होता है ट्रेट एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, कॉग्निटिव एंजाइटी एंड सोमेटिक एंजाइटी। सो इसमें चार चीजें हैं। सो टी से ट्रेट, एस से स्टेट एंड सी एंड एस। टी सी एस वी कैन से, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टी TCS²। TCS सबको पता होगा तो हम TCS के नाम पे इस पे याद रख सकते हैं। ट्रेट एंजाइटी, कॉग्निटिव एंजाइटी, देन स्टेट एंजाइटी एंड लास्ट इज सोमैटिक एंजाइटी। यस। सो व्हाट इज ट्रेट एंजाइटी? ट्रेट मतलब पर्सनालिटी, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस टाइप की है। सो पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स where individual is generally more prone to anxiety across different situations. जैसे किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है कि वो बहुत जल्दी एंजाइटी ले लेता है, या फिर किसी भी पर्सन की ट्रेट ऐसा है कि वो बहुत ही कूल होता है। सो वो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो इनहेरेंटली कैसा है। तो वो होता है हमारा ट्रेट एंजाइटी। एग्जाम्पल, a naturally anxious soccer player may feel nervous before every game regardless of its importance. जो एक नेचुरली कोई एक प्लेयर है जो कि हर चीज में स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी क्रिएट कर लेता है अपनी बॉडी में। सो वो उसका ट्रेट है, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन किस टाइप का गेम खेल रहा है। वो एक नॉर्मल गेम भी खेल रहा है या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन भी खेल रहा है। तो दैट इज इट्स ट्रेट, कि उसका इनहेरेंट ट्रेट कैसा है, दैट इज ट्रेट एंजाइटी। देन आता है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी में क्या बात करते हैं? हम टेम्पररी इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करते हैं जो कि परमानेंट नहीं होता है टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज अ बिग मैच और अ क्रूशियल मैच पेनल्टी किक। सो ये स्टेट एंजाइटी क्या होती है? टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ये किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के टाइम पे आती है, जैसे कोई बिग मैच हुआ या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच में हम लोग पेनल्टी किक ले रहे हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है? स्टेट एंजाइटी। ट्रेट मतलब जो हमारी इनहेरिटेड है, जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी है। स्टेट जो होती है एंजाइटी, वो होती है टेम्परेरी बेसिस पे, वो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन पे आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अ बास्केटबॉल प्लेयर माइट फील इंटेंस नर्वसनेस ड्यूरिंग फ्री थ्रोज इन अ फाइनल सेकंड ऑफ अ गेम। एक बास्केटबॉल जो प्लेयर है वो नर्वस फील कर रहा है कब? जब एकदम क्रूशियल गेम पॉइंट है, जहाँ पे लास्ट सेकंड्स में हमको फ्री थ्रो मेड करना है। देन आता है
कॉग्निटिव एंजाइटी, कॉग्निटिव एंजाइटी को हम लोग मेंटल एंजाइटी भी बोलते हैं। सो हमने याद किया था TC S²। सो T से ट्रेट, C से कॉग्निटिव, S से सोमैटिक एंड स्टेट। सो हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे थॉट्स, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हो गई हमारी कॉग्निटिव एंजाइटी। अब एंजाइटी है तो वो नेगेटिव होगी, सो इन्वॉल्व द नेगेटिव थॉट। यहाँ पे हमें सेल्फ डाउट होता है, हमें फेलियर के बारे में चिंता होने लग जाती है। एग्जाम्पल, अ टेनिस प्लेयर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग आई विल मिस दिस शॉट, एक्सपीरियंसिंग है कॉग्निटिव एंजाइटी। एक टेनिस प्लेयर है, वो बार बार ये चीज सोच रहा है कि मैं ये शॉट मिस कर दूंगा, वो क्या चीज एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव एंजाइटी। देन आता है सोमैटिक एंजाइटी। सोमैटिक मीन्स फिजिकल एंजाइटी विच इज रिलेटेड टू बॉडी। बॉडी में हमारे जो भी सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज सोमैटिक एंजाइटी। यहाँ पे जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या है कि स्वेटिंग हो रही है पाम में या फिर बॉडी में, हमारा हार्ट रेट सडनली बहुत इंक्रीज हो गया, मसल्स में टेंशन क्रिएट हो रही है, हैंड शेक कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे रिलेटेड टू फिजिकल एंजाइटी है, दैट इज नोन एज सोमैटिक एंजाइटी ऑल्सो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अ गोल्फर फीलिंग देयर हैंड्स ट्रेम्बल बिफोर पुटिंग अंडर द प्रेशर। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग सारे के सारे ये सेम एग्जाम्पल्स लिखें, हम लोग ये बना के अपने गेम रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सो अगर हमें एंजाइटी के बारे में पूछा जाएगा तो ये एंजाइटी के 4 टाइप्स हैं कि ट्रेट, स्टेट, कॉग्निटिव एंड सोमेटिक एंजाइटीज होती हैं। कॉग्निटिव एंजाइटी को हम मेंटल एंजाइटी भी बोलते हैं, सोमेटिक एंजाइटी को हम फिजिकल एंजाइटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है GAS मॉडल। ये मॉडल फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था हैंसले ने। सो गैस का फुल फॉर्म है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेस की बात की थी कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो ये हम अगर स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे तो उसमें हम ये मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। सो स्ट्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारी बॉडी में, कैसे हमारा बॉडी सिस्टम डिफेंड करता है स्ट्रेस को, एंड कैसे फटीग क्रिएट होती है। सो ये हम पहले एल शेप का एक डायग्राम बनाएंगे। सो ये यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, एंड अगेन यहाँ पे ये 3 फेजेस में होगा, वन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। और ये यहाँ पे हमें लिखना जरूरी है स्ट्रेस रेसिस्टेंट। तो हमें ये लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन हमें एक मिड लाइन क्लिक करनी है जो सेंटर से जाएगी स्ट्रेस रेजिस्टेंस की। देन फर्स्ट हमने बॉडी में एक स्टिमुलस क्रिएट किया, स्ट्रेस दिया, फटीग हुआ, लाइटली फटीग हुआ। देन हम अगेन यहाँ पे स्ट्रेस आकर हुआ, उसके बाद हमारी बॉडी ने उसको रजिस्ट किया और हमने यहाँ पे आ गए। दिस इज आर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम कोप अप करते हैं स्ट्रेस को मैक्सिमम लेवल पे, एंड आफ्टर समटाइम्स एग्जॉशन की वजह से हमारी परफॉर्मेंस हमारा स्ट्रेस जो हमारे रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होने लग जाता है। सो ये आपको इन्वर्टेड यू और थोड़ा सा कर्वी एस शेप में आपको गैस का डायग्राम बनाना है। तो ये आपको क्लियर होता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो हमारा गैस का फुल फॉर्म है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था हैंसले ने। ये हमारा जो स्ट्रेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम ये अपना मॉडल बना सकते हैं। ये 3 फेजेस में होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज होता है अलार्म रिएक्शन, थर्ड होता है, सेकंड होता है रेजिस्टेंस, एंड थर्ड होता है एक्सर्शन। देन इसकी हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। सो जो अलार्म स्टेज होती है वो हमारी सबसे पहली इनिशियल स्टेज होती है, जिसको हम शॉक स्टेज बोलते हैं। और जहाँ पे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी स्ट्रेस को, तो कैसे रिएक्ट करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। या तो आप उस चीज़ के लिए लड़ो या तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। फाइट फॉर लड़ना एंड फ्लाइट फॉर किसी भी चीज़ को छोड़ देना, कि नहीं ये चीज़ मैं तो नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को छोड़ देना। देन बात आती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो हमें ये पॉइंटर्स याद रखना है कि फर्स्ट से अलार्म स्टेज है, सेकंड रेजिस्टेंस स्टेज है, थर्ड हमारा एक्सर्शन स्टेज है। तो अलार्म स्टेज को हम इनिशियल या शॉक स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे हम फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। देन आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में? सो फर्स्ट है कि इंक्रीज हार्ट रेट, एड्रेनालाइन रश रिलीज होता है, मसल में टेंशन होती है, एंड हमारा अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं कि अ स्प्रिंटर बिफोर अ रेस एक्सपीरियंसेस नर्वसनेस, रैपिड हार्ट रेट एंड स्वेटी palms।
एक स्प्रिंटर एक्सपीरियंस कर रहा है नर्वसनेस, उसकी हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ रही है और हमारे उसके हाथ में पसीने आ रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड आता है रेजिस्टेंस स्टेज, उसको हम अडेप्टेशन एंड रिकवरी भी बोलते हैं, क्योंकि अडेप्टेशन जहाँ पे हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कैसे, स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल करने के बाद। देन आता है इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज द बॉडी अडेप्ट्स बाय बिल्डिंग रेजिस्टेंस। अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो हमारी बॉडी एक सर्टेन पॉइंट के बाद उस चीज को अडेप्ट कर लेगी एंड रजिस्ट करने लग जाएगी। देन आता है एनर्जी इज यूज टू कोप अप विद स्ट्रेसर वाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस। जो एनर्जी उस स्ट्रेस को कोप अप करती है और हमारी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखती है। एग्जाम्पल इसमें दिया है, सॉकर प्लेयर adapts to intense training over a weeks, improving endurance and strength. देन नेक्स्ट आता है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन मतलब जहाँ पे हम ओवर ट्रेनिंग या बर्नआउट हो जाते हैं। सो इफ स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग विदाउट रिकवरी, अगर स्ट्रेस कंटिन्यूसली दिया जाता है बॉडी में और रिकवरी नहीं होती है या विदाउट रिकवरी दिया जाता है, तो हमें फटीग और परफॉर्मेंस हमारी डिक्लाइन होने लग जाती है। इसके सिम्टम्स है कि मेंटल बर्नआउट, थक जाना, इंजरीज होना और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक हो जाना, ये इसके सिम्टम्स है। Example, a marathon runner overtraining without rest experiences injuries, fatigue and decrease in motivation. So जो एक मैराथन रनर है वो ओवर ट्रेनिंग या विदाउट रेस्ट की वजह से उसको इंजरीज, फटीग एंड उसकी मोटिवेशन में डिक्लाइन हो जाता है। सो ये हमारा गैस के पार्ट्स है। देन आता है इन्वर्टेड यू थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्टेड यू थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। तो अब हम जब भी अराउजल की बात करेंगे या फिर हमें एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज अराउजल, तो हम उस पर इन्वर्टेड यू थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक रिलेशनशिप होती है एक अराउजल एंड परफॉर्मेंस के बीच में। तो इसकी साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है? इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस, ये इसके कीवर्ड्स होते हैं। इट सजेस्ट दैट एज अराउजल इंक्रीजेस फ्रॉम लो टू मॉडरेट लेवल, परफॉर्मेंस इंप्रूव। जब भी वो लो से मॉडरेट लेवल की तरफ पे बढ़ती है तब हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। एंड व्हेन अराउजल सरपासेस एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जब हमारी अराउजल लेवल ऑप्टिमल लेवल से पास हो जाती है, आगे बढ़ती है, तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज इन्वर्टेड यू थ्योरी। इन्वर्टेड यू थ्योरी मीन्स हमें एल शेप का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे ये हमारा अराउजल लेवल होगा, ये हमारा परफॉर्मेंस लेवल होगा। सो हमने क्या बात की थी कि ये रिलेशनशिप किसके बीच में शो करती है? परफॉर्मेंस एंड अराउजल लेवल के बीच में। इन्वर्टेड यूज हमें उल्टा यू बनाना है ये। देन उसके बाद जो ये रेड लाइन है, रेड लाइन हमारा शो करता है पुअर परफॉर्मेंस या फिर लो अराउजल को। देन ग्रीन लाइन हमारा शो करता है ऑप्टिमल अराउजल को, दैट इज बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड येलो लाइन हमारा शो करता है हाई अराउजल विच इज डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस, कि अगर हमारा बॉडी में कम अराउजल हुआ है तो हमारा परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं होगा, हम लो परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा ऑप्टिमल अराउजल हुआ है तो हम सबसे हाई लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। देन अगर हमारी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अराउजल हुआ है तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लग जाएगी। दिस इज नोन एज इन्वर्टेड यू थ्योरी। देन आता है इंडिविजुअल जोन्स ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो IZOF मॉडल, इसको डेवलप किया था यूरी हैनिन ने। ये हेल्प करता है एथलीट को समझने में कि कैसे उनकी इमोशंस एंड अराउजल इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को। सो अभी हमने इन्वर्टेड यू थ्योरी में किसकी बात की थी? अराउजल लेवल की। बट जो IZOF है इसमें हम इमोशंस एंड अराउजल लेवल दोनों की बात करेंगे कि कैसे किसी एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। सो इन्वर्टेड यू थ्योरी में हमने बेसिकली ऑप्टिमल अराउजल लेवल की बात की थी, बट IZOF में क्या बात की है हमने? अराउजल एंड इमोशंस दोनों की बात की है। इसके की कंसेप्ट क्या है कि सम एथलीट्स परफॉर्म बेस्ट विद हाई इंटेंसिटी इमोशंस। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो हाई लेवल ऑफ इमोशंस में भी, हाई इंटेंसिटी इमोशंस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे एक्साइटमेंट, अग्रेशन, कि अगर वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं या बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वहीं कुछ एथलीट्स होते हैं जो कि लो इंटेंसिटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे वो काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, बट अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो काम रहना, रिलैक्स रहना किस चीज़ में हेल्प करेगा? हमें शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया। एंड जो हमारे हाई अराउजल लेवल है, एक्साइटमेंट, एग्रेशन वाली, हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे? जैसे बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, जो भी हमारे अग्रेसिव गेम प्लेज है। एंड
IZOF model identifies an athlete ideal emotion arousal state of for peak performance. ये आइडेंटिफाई करता है कि एथलीट के लिए आइडियल इमोशनल और अराउजल स्टेट ऑफ पीक कौन सा है और उसकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा. देन आता है कि किस टाइप के प्लेयर्स पर्सन होते हैं और हम उनको किस तरीके के गेम एक्टिविटीज में डाल सकते हैं जिससे उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए. सो इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स. सो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो हाईली हाईली नेचुरली बेसलाइन होता है जिनका अराउजल लेवल बहुत ही कम होता है. देन इसमें क्या होता है कि रिक्वायर करता है लोअर एक्सटर्नल स्टिमुलस टू रीच द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. इसमें बहुत ही कम लेवल ऑफ स्टिमुलस चाहिए होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके. सो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो कहाँ बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे काम इन्वायरमेंट हो, जैसे गोल्फ, आर्चरी, स्नूकर. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और काम इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है. देन एग्जाम्पल है अ बैडमिंटन प्लेयर हु इज इंट्रोवर्टेड मे प्रेफर साइलेंट कंसंट्रेशन बिफोर अ मैच रादर देन लाउड म्यूजिक और हाइप्ड अप द टीम टॉक्स. एक बैडमिंटन प्लेयर जो इंट्रोवर्ट है वो प्रेफर करेगा कि बहुत ही कामनेस और कंसंट्रेट कर सके अपने मैच के पहले रादर देन बहुत लाउड म्यूजिक सुनना. देन आता है एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट की हम बात करेंगे तो इनका लोअर बेसलाइन अराउजल लेवल होता है. यहाँ पे ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर होता है टू परफॉर्म बेटर. यहाँ पे हाई एनर्जी और फास्ट पेस स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड फुटबॉल. एग्जाम्पल इसमें दिया है अ कबड्डी रेडर हु इज एक्सट्रोवर्टेड मे परफॉर्म बेटर when the crowd is cheering and their teammates are shouting and encouraging. वो अच्छा परफॉर्म करेगा जब क्राउड चीयर कर रही है और इसके टीममेट्स को शाउट कर रही है, इंकरेज कर रही है. सो इसका ग्राफ कैसा बना है कि हमने बात की थी इसमें हर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है. सपोज ये प्लेयर ऐसा परफॉर्म कर रहा है, जो डार्सी है ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. तो इसका अराउजल लेवल अलग है, उसके अराउजल लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन करती है. तो ये हम ये वाला जो ग्राफ है किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अराउजल लेवल. और इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं वो विच इज इमोशंस एंड अराउजल. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर्स पे. सो फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर क्या होता है. फाइन मोटर्स रिक्वायर प्रिसीजन एंड कंट्रोल. जहाँ पे बहुत ही फाइन तरीके से कंट्रोल एंड प्रिसीजन रिक्वायर होता है. वो कब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब लो अराउजल लेवल होते हैं और वो मेंटेन कर सकते हैं अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन. इसके बेस्ट एग्जांपल है स्नूकर, गोल्फ, पुटिंग, शूटिंग एंड आर्चरी. एग्जांपल a batman cricket batsman facing a fast bowler needs a moderate level of arousal or too low and they react too slowly, too high and they might misjudge the ball. नेक्स्ट आता है ग्रॉस मोटर स्किल. ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमें स्ट्रेंथ और पावर रिक्वायर होती है. यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अराउजल रिक्वायर होता है ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट दे सके. एग्जाम्पल है स्प्रिंटिंग, रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग. इसके अलावा इसका एग्जाम्पल ये भी है अ स्विमर इन 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस बेनिफिट्स फ्रॉम हाई अराउजल टू जनरेट एक्सप्लोसिव पावर ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक. सो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अराउजल रिक्वायर होता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एनर्जी जनरेट हो सके. इसके एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स. सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सिंपल टास्क होते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं. सिंपल टास्क में होते हैं रनिंग, टैकलिंग एंड वेट लिफ्टिंग. यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अराउजल रिक्वायर होता है और यहाँ पे लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है. कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमें प्ले इन अ क्रिकेट, जूडो टेक्निक्स, जहाँ पे लो अराउजल लेवल हमें चाहिए होता है विच हेल्प इन बेटर थिंकिंग एंड कंट्रोल. लो मतलब हमें कामनेस चाहिए, इजी चीज़ें आराम से चीज़ें करनी है. एंड हाई में जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर और हाई लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है. एग्जाम्पल है रेसलर प्रेफरिंग फॉर अ टेक डाउन नीड्स इन हाई अराउजल. एक रेसलर टेक डाउन का प्लान कर रहा है तो उसको हाई अराउजल की जरूरत होगी जहाँ पे पावर और सम कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूट द मूव करेक्टली. देन आता है बॉक्सर नीड्स मॉडरेट अराउजल. टू लो दे रिएक्ट स्लोली, टू हाई एंड देन बिकम रेकलेस. देन नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अराउजल लेवल. सो क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जब भी अराउजल लेवल क्रिएट होता है. सो इसमें स्पोर्टिंग रिक्वायरिंग हाई. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं
कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हाई अराउजल की जरूरत होती है, एंड कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे लो अराउजल की जरूरत होती है, कुछ होते हैं जहाँ पे हमें ऑप्टिमल की जरूरत होती है। सो हाई में क्या क्या स्पोर्ट्स आते हैं? बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, कबड्डी, स्प्रिंटिंग, स्विमिंग। दिस इज द शॉर्ट डिस्टेंस एंड these स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स। इसमें एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, अग्रेशन एंड क्विक रिएक्शन हमें चाहिए होता है। देन ये यहाँ पे एक हमने एक और ग्राफ कर बना के डिफाइन कर दिया, ताकि हम जब भी एग्जाम में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें ट्राई करना है कि फ्लो चार्ट्स बनाए, हम ग्राफ्स बनाए, ताकि एग्जामिनर्स को कन्वीनियंट है और वो बहुत ज्यादा गो थ्रू ना करे। देन आता है स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड मॉडरेट अराउजल। कौन से ऐसे स्पोर्ट्स है जहाँ पे हमें मॉडरेट अराउजल चाहिए होता है? जैसे क्रिकेट में बैटिंग एंड बॉलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग में मिड डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स रिक्वायर क्या कर रहा है? एक बैलेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड कंट्रोल। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी और बैलेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड कंट्रोल को की जरूरत होती है। एग्जाम्पल दिया है कि बैडमिंटन प्लेयर मस्ट मॉडरेट अराउजल टू स्टे शार्प बट नॉट ओवरली टेंस्ड। नेक्स्ट आता है हमारा लो अराउजल। तो लो अराउजल में कौन कौन से गेम्स आते हैं? गोल्फ, आर्चरी, चेस, स्नूकर, मैराथन, रनिंग। यहाँ पे हमें कामनेस, प्रिसिजन एंड सस्टेन्ड फोकस फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। देन इसका एग्जाम्पल है स्विमर इन अ 1500 मीटर रेस नीड्स टू स्टे रिलैक्स एंड मेंटेन द एनर्जी फॉर अ लॉन्ग हॉल। देन आता है अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। हम अग्रेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज अग्रेशन? सो अग्रेशन इज नॉट सेम एज अ कॉम्पिटिटिवनेस और एंगर। अग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस और एंगर, ये सब चीजें सेम नहीं है। ये क्या है? ये एक बिहेवियर है जो जिसका इंटेंट क्या होता है कि हम हार्म कॉज करें, इधर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। सो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका इंटेंट क्या है? टू हार्म इज अ क्रूशल। एक्सीडेंटल अगर हार्म है तो वो अग्रेशन नहीं होगा। देन इट कैन बी वर्बल एंड फिजिकल फॉर्म। सो ये हमारा जो अग्रेशन है वो वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। सो वर्बल क्या इफेक्ट करता है? हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। देन आता है टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। किस क्या क्या टाइप्स होते हैं एग्रेशन के? सो फर्स्ट इज हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, देन असर्टिवनेस एग्रेशन, सैंक्शन एंड अनसैंक्शन एग्रेशन। ये हमारे 4 टाइप के अग्रेशन है। हॉस्टाइल में क्या होता है? हमारा प्राइमरी गोल क्या है कि हम किसी को, अपोनेंट्स को हार्म करें, accompanied by anger, गुस्से में आने की वजह से। एग्जाम्पल, अ प्लेयर पंचेस अनदर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक प्लेयर है, अपोनेंट को फ्रस्ट्रेशन की वजह से कंटिन्यूसली पंचेस करने लग गया फ्रस्ट्रेशन में। देन ये आता है हमारा हॉस्टाइल अग्रेशन। इसमें प्राइमरी गोल क्या होता है हमारा? कि हमें अपोनेंट को हार्म करना है। देन आता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो हार्म है वो इंसिडेंटल है। इसमें मेन गोल है हमारा टू गेन एडवांटेज। ये इंसिडेंटल हार्म होता है और हमारा मेन गोल होता है कि हम उस अग्रेशन से कुछ ना कुछ एडवांटेज क्रिएट कर सकें। एग्जाम्पल है अ हार्ड टैकल इन रग्बी टू गेन द पोजीशन। कि हमने हार्डली टैकल किया है अपोनेंट को विद द बॉल, क्यों? ताकि हम अपनी बॉल का प्रदर्शन ले सकें। ये हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल। इसमें प्राइमरी गोल था हमारा कि हम अपोनेंट को हार्म करें। ये हमारा इंसिडेंटल होता है इंस्ट्रूमेंटल में, और हमारा मेन गोल होता है कि हम एडवांटेज गेन कर सकें। देन आता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस की हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग बट द रूल अबाइडिंग एक्शन एंड एट द एम एट विनिंग। इसमें असर्टिवनेस में होता है कि हमारा मेन मेन स्ट्रांगली चीज हमारी डिपेंड करती है कि हमको अकॉर्डिंग टू द रूल्स खेलना है और हमारा मेन फोकस है विनिंग पे। एग्जाम्पल है अ फुटबॉलर अग्रेसिवली शील्डिंग द बॉल बट नॉट हार्मिंग द अपोनेंट। कि वो अग्रेसिवली अपनी बॉल को शील्ड कर रहा है बट अपोनेंट को हार्म नहीं कर रहा है, वो रूल्स के अंडर अबाइड है। देन आता है सैंक्शन वर्सेस अनसैंक्शन अग्रेशन। सैंक्शन अग्रेशन क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करता है विद इन द स्पोर्ट्स कल्चर जो भी जो भी स्पोर्ट्स का कल्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन चीज को एक्सेप्ट करके अपनी अग्रेशन को फॉलो करता है। जैसे टैक्टिकल फाउल इन अ फुटबॉल, टैक्टिकली फाउल को फाउल करना ड्यूरिंग अ प्ले ऑफ फुटबॉल। एंड अनसैंक्शन एग्रेशन क्या होता है? क्लियरली अगेंस्ट द रूल्स, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल अगेंस्ट है रूल के। एग्जाम्पल है इनलीगल पंचेस इन बॉक्सिंग। देन आता है द थ्योरीज ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स के कौन कौन सी। ये सारे हमने जो पढ़े ये टाइप्स ऑफ अग्रेशन है। नाउ वी आर स्टडिंग अ थ्योरीज ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। क्या क्या थ्योरीज हैं जो अग्रेशन से रिलेट करती हैं? सो फर्स्ट इज इंस्टिंक्ट थ्योरी, देन आती है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड
थर्ड इज फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, एंड आता है क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी। सो ये हमारी थ्योरीज हैं रिलेटेड टू दी अग्रेशन। सो फर्स्ट थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी। क्या बोलती है? ये इनेट होता है, बॉर्न इनबॉर्न होती है और ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होती है किसी भी ह्यूमन में। जैसे फ्रीड थैनॉट थ्योरी ने 1990 में कहा था कि ह्यूमंस हैव एन इनबॉर्न डेथ इंस्टिंक्ट which creates aggression. Engaging in aggressive sports help to release this aggression in a socially acceptable way. जो फ्रूट थे उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू ये कहा था कि ह्यूमंस में एक इनबॉर्न डेथ इंस्टिंक्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में अग्रेशन क्रिएट करता है, और वो जो अग्रेसिवनेस है वो अगर हम किसी भी अग्रेसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमें हेल्प करता है उस अग्रेशन को रिलीज करने में सोशली एक्सेप्टेबल वे में, जहाँ पे सोशली लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप बॉक्सिंग ज्वाइन करते हैं या मार्शल आर्ट ज्वाइन करते हैं या जूडो ज्वाइन करते हैं, टाइकोंडो ज्वाइन करते हैं, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल वे है जहाँ पे हम अपने एग्रेशन को निकाल सकते हैं। बट देन लॉरेंस इवोल्यूशनरी थ्योरी 1966 कहते हैं कि ह्यूमंस हैव अ फाइटिंग इंस्टिंक्ट सिमिलर टू द एनिमल्स which get triggered in a competitive scenario situation। ह्यूमंस के अंदर एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट होता है जो कि सिमिलर होता है एनिमल से। वो कब ट्रिगर होता है? जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आते हैं। तो एक ये फ्रूट्स, एक लॉरेंस, दो लोगों ने थ्योरी दी थी रिलेटेड टू दी इंस्टिंक्ट थ्योरी। देन आता है इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ कि जूडो एंड बॉक्सिंग में कैसे एक फाइटर है अपना नेचुरली एग्रेशन शो कर रहा है ड्यूरिंग द कॉम्बैट, बट दी स्पोर्ट्स प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड आउटलेट। ये कंट्रोल्ड तरीके से अपने एग्रेशन को निकाल रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। देन सेम फॉर कबड्डी की एक नेचुरल ऑफ कबड्डी में ट्रिगर इनेट अग्रेशन स्पेशली इन द हाई स्टेक मैचेस। देन क्रिकेट का है, देन बैडमिंटन, स्विमिंग का। इसी टाइप से अपने अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड भी इसमें एग्रेशन के इंस्टिंक्ट थ्योरीज ऑफ एग्रेशन के टाइप्स लिख सकते हैं। देन आता है क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी कि क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस किए थे इंस्टिंक्ट थ्योरी ने। सो इसने बात की थी कि अग्रेशन जो होता है वो प्योरली बायोलॉजिकल होता है। It would be a constant across all individuals and culture. Then some athletes train in combat sports like judo, boxing, but show high level of discipline and control, providing aggression, not always instinctual and can be regulated. इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे combat sports में पर्सन एग्रेशन यूज करता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके अच्छे वे में फॉलो करते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। देन आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये हमारी दी थी बंडोरा ने 1973 में। इसमें बताया गया है कि एग्रेशन इनेट नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं होता है, ये सीखा जाता है, ये लर्न किया जाता है। कैसे लर्न किया जाता है? या तो इमिटेशन या तो री के थ्रू। सो अब इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि वो इनेट होता है रादर देन वो इनेट नहीं होता है, रादर देन इट इज लर्नड। सो और क्या क्या किस तरीके से वो डेवलप किया जा सकता है? इमिटेशन एंड री के थ्रू। इमिटेशन क्या? हमने उस चीज को कॉपी किया, उस चीज को देखा बार बार और कॉपी करा उस बिहेवियर को। वॉचिंग एंड कॉपीइंग द अग्रेसिव बिहेवियर। एंड री होता है जब हम उस चीज कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें उससे रिवॉर्ड कोई रिवॉर्ड दे रहा है या फिर इंकरेज कर रहे हैं उस अग्रेशन को। That is known as social learning theory, which was given by Bandura in 1973. देन एग्जाम्पल्स यहाँ पे सेम दिए गए हैं कि रेसलिंग एंड बॉक्सिंग का, कि एक यंग एथलीट है, मैं इमिटेट एग्रेसिव मूव्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स बॉक्सर्स रेसलर्स दे सी ऑन द टीवी। वो उन चीज़ों को बार बार कॉपी कर रहा है टीवी पे देख के कि कैसे कोई बॉक्सर एंड रेसलर्स प्रोफेशनली उन मूव्स को प्लेस कर रहे हैं। देन ऐसे ही सेम कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड स्विमिंग का एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। देन आता है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था भंडूरा के थ्रू, जहाँ पे एक बच्चा अडल्ट को देख रहा है कि वो बार बार एग्रेसिवली डॉल को हिट कर रहा है, तो उसको देख के वो भी एक लाइकली एक टाइम पे इमिटेट करने लगेगा उस बिहेवियर को, और वो भी उस डॉल को अग्रेसिवली हिट करने लग जाता है। देन क्रिटिसिज्म ये था कि ये थ्योरी के बारे में क्रिटिसिज्म ये दिया गया था कि अग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लर्न किया जाता है। वाई डू सम एथलीट्स रिमेन नॉन अग्रेसिव डिस्पाइट एक्सपोजर टू द अग्रेशन। इसमें बोला गया है कि बहुत से ऐसे एथलीट्स होते हैं रादर देन देखने के बाद भी वो लोग अग्रेसिव नहीं होते डिस्पाइट बीइंग एक्सपोजर टू द अग्रेशन। जैसे मैनी कॉम्बैट एथलीट, एग्जाम्पल बॉक्सर, जुडोकाज, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टफुल
प्रूविंग एग्रेशन कैन बी कंट्रोल। वो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं और वो एग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। सो ये इसका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट आता है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। इसमें ये हमने डोलार्ड ने 1939 में दी थी। इसने इन्होंने ये बोला था कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें अग्रेशन होता है। जब एथलीट अपना गोल अचीव नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको अग्रेशन होता है। सो दिस वाज गिवन बाय दी डोलार्ड। नेक्स्ट आता है, इसके एग्जांपल्स हैं। कबड्डी में एक रेडर है, बार बार फेल हो रहा है पॉइंट स्कोर करने में, तो बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अग्रेसिवली किसी से फिजिकल कांटेक्ट करेगा डिफेंडर से, एंड वो आउट भी हो सकता है। देन ऐसे ही क्रिकेट का हो गया, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्सर लूजेस सेवरल राउंड्स, दे माइट रिजॉर्ट टू इलीगल पंचेस आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इलीगल पंचेस करने लगे, विच लीड्स टू अग्रेशन। देन आता है, इसका भी क्रिटिसिज्म ये था कि हर कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है फ्रस्ट्रेशन से अग्रेशन। कभी कभी कोई एथलीट जो फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिवली लेके अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते rather देन बीइंग एन अग्रेसिव। देन आता है इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग द अग्रेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो अग्रेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज जेंडर। का स्टडीज में देखा गया है कि वुमेन्स आर लेस अग्रेसिव देन द मैन फिजिकली। सो स्टडीज हैव शोन मैन आर मोर फिजिकली अग्रेसिव देन अ मैन। ये टर्कर्स एंड पार्क्स ने 2001 में इसके बारे में थ्योरी लिखी थी। देन मोटिवेशनल स्टाइल, कि अगर ईगो ओरिएंटेड एथलीट है तो मेजरली फोकस करेगा विनिंग में rather देन वो अपना ज्यादा एग्रेशन शो करेगा, एंड वो टास्क ओरिएंटेड रहेगा। देन आता है टीम आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रॉन्गर आइडेंटिफिकेशन विद अ टीम इंक्रीज द अग्रेशन टुवर्ड्स दी अपोनेंट। हमारा जितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी टीम के टुवर्ड्स अग्रेशन इंक्रीज होगा टुवर्ड्स दी अपोनेंट। देन आता है क्या डज स्पोर्ट इंक्रीज और रिड्यूस द अग्रेशन। इसमें बोला कि क्या स्पोर्ट किसी भी अग्रेशन को इंक्रीज या रिड्यूस कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थ्योरी जो बात करते हैं कि एक अग्रेशन सेफ आउटलेट है, अग्रेशन को सही ढंग से सोशली एक्सेप्टेबल वे में निकालने को निकाल सकते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी कहता है कि अग्रेशन माइट बी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या रीइंफोर्स कर सकते हैं हम सामने वाले को देखने के तरीके से। तो ये कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि अग्रेशन को डिफाइन करती है। देन आता है स्पेक्टेटर अग्रेशन। स्पेक्टेटर अग्रेशन क्या होता है? वॉचिंग अग्रेसिव स्पोर्ट्स इंक्रीज द अग्रेशन। जब हम अग्रेसिव स्पोर्ट्स को देख रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी अग्रेशन को इंक्रीज कर देता है। देन आता है, तो यहाँ पे कोड डाला गया है कि इफ नॉट यू देन हु। अगर आप नहीं तो कौन, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर अभी नहीं तो कब। सो हमें हर चीज स्टार्ट करनी चाहिए फ्रॉम द बॉटम। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। जब भी हमें जो चीज सही लगती है तो हमें वो चीज स्टार्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पर्सनालिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। कैसे किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी इफेक्ट करती है उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को। तो पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी क्या बात करती है? ये पर्सनल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है कि, और शो करता है दैट कि वो क्या है और वो क्या बनना चाहते हैं। एंड इट इंक्लूड्स हाउ समवन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव। ये इंक्लूड करता है कि वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, एंड कैसा बिहेव कर रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं? पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफाइन करता है कि किसी भी पर्सन की किस टाइप की पर्सनालिटी है, वो बॉर्न किस टाइप से उसके ट्रेट्स हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या उसके वैल्यूज हैं, सेल्फ कंसेप्ट, एबिलिटीज, इमोशनल पैटर्न्स, मूड्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। ये किसी पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि वो किस टाइप की चीजें फॉलो कर रहा है। देन आता है बेसिक अजम्पशंस ऑफ ट्रेट थ्योरी। क्या क्या अजम्पशंस हैं ट्रेट थ्योरी के? फर्स्ट इज पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्टेबल ट्रेट। देन आता है कि इंडिविजुअल किस टाइप से बिहेव कर रहा है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन आता है जेनेटिक प्ले अ रोल इन पर्सनालिटी डिफरेंस। पर्सन इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक्स हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ट्रेट कैन बी मेजर्ड बेस्ड ऑन द थ्री डायमेंशन। ट्रेट किस टाइप थ्री डायमेंशंस पे हम मेजर कर सकते हैं?
फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड रेंज ऑफ सिचुएशन। फ्रीक्वेंसी कि हाउ फ्रीक्वेंट उसका बिहेवियर वो अकर हो रहा है, इंटेंसिटी कितना स्ट्रांगली वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने ट्रेड को। देन आता है रेंज ऑफ सिचुएशन, किस कंटेक्स्ट में, किस सिनेरियो में अपना वो ट्रेड को अपनी इमोशंस को शो कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक्सट्रोवर्जन इज अ कॉमन ट्रेट दैट अफेक्ट्स हाउ लाइवली, सोशलेबल एंड इम्पल्सिव एन इंडिविजुअल इज। कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो वो कितना सोशली और कितना लाइवली है और वो इम्पल्सिव है, दिस शोज एज द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। देन आता है कि मेजर ट्रेड्स थ्योरी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। व्हाट जो कुछ मेजर ट्रेड थ्योरीज हैं हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, हम उनको देखेंगे। सो फर्स्ट इज आइजनेक ट्रेड थ्योरी विच वाज गिवन इन 1952 एंड 75। इट वाज गिवन बाय हैंस आइजनेक। इन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू डायमेंशन, टू प्राइमरी डायमेंशन। सो क्या क्या है वो डायमेंशन, एक एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट की हम जब बात करते हैं, हम मेजर करेंगे कि वो कितना सोशली भी सोशल है, इम्पल्सिव है एंड एंथुजियास्ट है। एंड सेकंड आता है न्यूरोटिज्म एंड स्टेबिलिटी। इसमें हम लोग एसेस करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एंजाइटी लेवल्स को। तो ये इसके टू प्राइमरी डायमेंशंस हैं, फर्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, सेकंड इज न्यूरोटिज्म एंड स्टेबिलिटी। थर्ड इज बाद में ये थर्ड डायमेंशन ऐड हुआ था, इसको बोलते हैं हम साइकोटिज्म। साइकोटिज्म रिफ्लेक्ट करता है हमारे एग्रेशन को, क्रिएटिविटी को एंड माइंड के टफनेस को, कि कैसे वो अग्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना क्रिएटिविटी है उसमें और कितना स्ट्रांगली टफ है वो हार्ड सिचुएशंस में। So Eisner used statistical method called as the factor analysis to identify these traits, grouping together and related behavior. आइजनेक ने ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था एंड फैक्टर्स एनालिसिस किए थे और आइडेंटिफाई किए थे ये ट्रेट्स को और इनको ग्रुप किया था टुगेदर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। देन एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, कि इसको कैसे हम स्पोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो इसमें बताया कि जो एक्स्ट्रावर्ट्स हैं वो प्रेफर करते हैं टीम स्पोर्ट्स, हाई एनर्जी एक्टिविटीज, जहाँ पे वाइल जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो प्रेफर करते हैं आइसोलेटेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक जहाँ पे कंसंट्रेशन, गोल्फ, आर्चरी ये सब रिक्वायर होता है। एंड लो न्यूरोटिज्म, इमोशनली स्टेबल, टेंड टू परफॉर्म अंडर द बेटर परफॉर्मेंस, अंडर द प्रेशर। सो जो लो न्यूरोटिज्म होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं और वो बहुत ही प्रेशर वाले सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स हो गया। देन कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स मॉडल क्या बताता है कि इन्होंने एक चार्ट डिफाइन किया था जहाँ पे 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी किसी की डिफाइन की थी। एंड ये जैसे कोई रिजर्व है तो वो अनसोशलेबल होगा, एंड उसका ऑपोजिट क्या हो गया, अगर वो आउटगोइंग है तो वो सोशलेबल हो गया, लेस इंटेलिजेंट है तो वो कॉन्क्रीट बातें करेगा, एंड अगर मोर इंटेलिजेंट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट वे में बात करेगा। देन थर्ड इज अफेक्टेड बाय फीलिंग, जो इजीली अफेक्ट हो जाता है, एंड उसका ऑपोजिट हो गया इमोशनली स्टेबल। ऐसे करके ये 16 ट्रेट्स दिए हैं, किसी भी पर्सनालिटी दी हुई है किसी भी पर्सन की, उस पर बात की गई है। ये है कैटल 16 फैक्ट पर्सनालिटी फैक्टर्स मॉडल। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। सो रिजर्व एंड आउटगोइंग, इसकी बात की गई है। तो जो रिजर्व होते हैं वो लोग डिटैच होते हैं, वो अलग अलग रहना प्रेफर करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अकेले में काम करना पसंद करते हैं। बट जो आउटगोइंग होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, वार्म होते हैं, वो सोशलेबल होते हैं, वो प्रेफर करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज को। इसका स्पोर्ट्स, अब हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनका रिलेवेंस क्या है स्पोर्ट्स से। ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट हम पढ़ रहे हैं बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने स्पोर्ट्स से रिलेट करना है और हमें अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स इसमें देने हैं। तो रेलेवेंस टू स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट एथलीट्स, ये किस में आ जाएगा, आउटगोइंग, एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट एथलीट्स किस में आ जाएगा, रिजर्व में। देन आता है कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग वाले प्रैक्टिकल होंगे, फ्री हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होगा, फोकस ऑन फैक्ट्स होंगे। एंड जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होंगे वो क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेटिव होंगे और इंजॉय करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। तो इनका रेलेवेंस इन स्पोर्ट्स क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक स्पोर्ट जैसे चेस एंड गोल्फ, ये किसकी बात हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाएंगे हमारे जहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स होता है।
देन आता है इमोशनली स्टेबल एंड रिएक्टिव। तो इमोशनली स्टेबल में क्या होता है, जो स्टेबल होंगे वो काम, इमोशनली कंट्रोल, हैंडल कर लेंगे स्ट्रेस को अच्छे से। और रिएक्टिव में क्या होगा, एंशियस, मूडी, इजली स्ट्रेस वाली चीजें हो जाएंगी। तो इनका स्पोर्ट्स रिलेटेड है कि एलीट एथलीट जो होगा वो मोर इमोशनली स्टेबल होगा, और जो न्यू बिगनर होगा, जो इजिली प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, वो हमारा रिएक्टिव में आ जाएगा। हम्बल एंड असर्टिवनेस एंड डोमिनेंस। हम्बल वो होगा जो अकोमोडेटिंग होगा, वो चीज़ें अकोमोडेट करना जानेगा, वो हैंडल करेगा सिचुएशन, इजीली अडाप्ट करेगा। सबमिसिव होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा। असर्टिव होगा जो कॉन्फिडेंट होगा, डोमिनेट करेगा और लीडरशिप को इंजॉय करेगा। इसका रिलेवेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, लीडर हो गया, जो कैप्टन या कोचेस हो गए, इनमें हाई असर्टिवनेस है ये वाला। एंड जो टीम प्लेयर्स हैं वो शो ह्यूमिलिटी एंड दिस नोन एज हम्बलनेस। देन आता है सीरियसनेस एंड लाइवली। सीरियसनेस में आ जाएगा फोकस, डिसिप्लिन, प्रेफर स्ट्रक्चर। लाइवली में आ जाएगा फन लविंग, स्पॉन्टेनियस एंड हाई एनर्जी। स्पोर्ट्स रिलेटेड हो जाएगा। सीरियस एथलीट्स जो होंगे वो जैसे गोल्फ, जिम्नास्टिक, प्रिसाइज बेस्ड स्पोर्ट होंगे। एंड लाइवली एथलीट्स कैसे होंगे, जो डायनेमिक स्पोर्ट्स में पार्ट करेंगे, जैसे सॉकर एंड बास्केटबॉल। एक्सपेंडेंट एंड कॉन्साइसनेस, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेंट जो फ्लेक्सिबल होते हैं विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड प्रेगमेटिक होते हैं, अडाप्ट सिचुएशन को अडाप्ट करते हैं। कॉन्सियसनेस की बात करते हैं तो वो डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, एथिकल होते हैं। एंड इसका रिलेवेंस है स्पोर्ट्स में, जो हाई रूल कॉन्शियसनेस होती है वो एसेंशियल होती है, जैसे कि मार्शल आर्ट एंड स्विमिंग। देन आ जाते हैं शाय एंड बोल्ड। शाय एंड बोल्ड का रिलेशन होता है सोशल बोल्डनेस से। शाय जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, अवॉइड अटेंशन, हेजिटेट इन न्यू सिचुएशन। एंड जो बोल्ड होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, इंजॉय करते हैं रिस्क को, एंड कंफर्टेबल होते हैं सोशल सिचुएशंस पे। तो बोल्ड एथलीट्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन अ हाई रिस्क स्पोर्ट्स, जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग एंड बॉक्सिंग। टफ माइंडेड एंड सेंसिटिव की बात करें तो टफ माइंडेड कौन से होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, अनइमोशनल होते हैं एंड फोकस ऑन फैक्ट्स। सेंसिटिव होते हैं जो कंपनसेट होते हैं, एंड एम्पैथेटिक होते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशंस को। तो टफ माइंडसेट में क्या हो जाता है, रग्बी एंड फुटबॉल। एंड सेंसिटिव की बात करते हैं जैसे बेनिफिशियल फॉर कोचिंग एंड टीम वर्क। देन आता है ट्रस्टिंग वर्सेस सस्पिशियस। इसमें ट्रस्टिंग में आ जाता है एक्सेप्टिंग बिलीव इन अदर्स, कोऑपरेटिव। एंड सस्पिशियस में स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल एंड कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं। देन आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल एंड इमेजिनेटिव। प्रैक्टिकल में होता है रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ, प्रेफर डायरेक्ट सॉल्यूशंस। एंड इमेजिनेटिव में आता है क्रिएटिव, इंट्रोस्पेक्टिव एंड एंजॉय नोवेल नोवेल आइडियाज। देन आता है हमारा फोर्थराइट एंड श्योरिट। इसमें आता है फोर्थराइट मतलब ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। श्रीवर्ड में आता है जो कैलकुलेटिव लोग होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, स्ट्रैटेजिक होते हैं। सो जैसे श्रीवर्ड के एग्जांपल इसमें दिए चेस, पोकर एंड फेंसिंग। देन आता है ट्वेल्थ में कॉन्फिडेंट एंड अप्रीहेंसिव। कॉन्फिडेंट वो होते हैं जो सेल्फ अश्योर्ड होते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं एंड बिलीव इन एबिलिटीज, खुद की एबिलिटीज में बिलीव करते हैं। एंड आता है अप्रहेंसिव, जो वरीड होते हैं, जो खुद पे डाउट करते हैं, एंशियस होते हैं अबाउट फेलियर। देन आता है ट्रेडिशनल वर्सेस ओपन टू चेंज। ट्रेडिशनल वर्सेस ओपन टू चेंज में है ट्रेडिशनल जो एक प्रेफर रूटीन फॉलो करते हैं, वो चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ओपन टू चेंज में आता है अडेप्टेबल होते हैं, वो एम्ब्रेस करते हैं न्यू टेक्निक को एंड इनोवेशन को। देन आता है ग्रुप ओरिएंटेड वर्सेस सेल्फ सफिशिएंट। तो जो ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं वो टीम वर्क प्रेफर करते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। एंड जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो प्रेफर करते हैं सोलो एक्टिविटीज को। सो इंडिविजुअल में रनिंग एंड साइकिलिंग, ग्रुप एक्टिविटीज में हमारे टीम स्पोर्ट आ जाता है। देन आता है हमारा अनडिसिप्लिन वर्सेस डिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन में आ जाता है जो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, केयरलेस होते हैं, रिलैक्स्ड अप्रोच होती है। एंड डिसिप्लिन में जो एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। देन आता है रिलैक्स एंड टेंस। ये हमारा लास्ट है। रिलैक्स में होता है जो काम होते हैं, लो स्ट्रेस होते हैं, हैंडल प्रेशर कर पाते हैं। एंड टेंस होते हैं जो हाई स्ट्रंग होते हैं, ऑन्शियस होते हैं एंड इजिली स्ट्रेस हो जाते हैं। देन ये हमारे 16 टाइप ऑफ हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़े हैं। तो हमें एक बार गो थ्रू करना है कि क्या क्या टाइप्स है, तो हम इनको लिख सकते हैं। अगर हमें एक ग्रुप याद हो जाएगा तो हम उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली समझ के लिख सकते हैं। देन आता है ये हमारे 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए।
एंड देन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दिस इज द बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल। ये दिया था कॉस्टा एंड मैक्रे ने इन 1985 में। इसमें पांच चीजें पांच टाइप की पर्सनालिटी बताई है किसी भी पर्सन की। जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दिस इज क्रिएटिव एंड क्यूरियोसिटी। जो भी ओपननेस होते हैं, जो भी पर्सनालिटी होती है जो कि एक्सपीरियंस करती ओपननेस, वो खुले स्वभाव के होते हैं। और क्रिएटिव वो लोग किस टाइप के होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं और वो क्यूरियस होते हैं कुछ भी नई चीज सीखने के। देन आता है कंसाइसनेस, इसमें वो लोग डिसिप्लिन होते हैं एंड गोल सेटिंग होती है, उनके गोल ओरिएंटेड होता है। एक्सट्रोवर्जन में होता है वो लोग सोशलेबिलिटी होती है एंड एंथुजियाज्म होता है। देन अग्रीबलनेस में आता है वो कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिवनेस होती है एंड एम्पैथी होती है। एंड लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म, ये इमोशनली स्टेबिलिटी वर्सेस एंजाइटी के बारे में बात करते हैं होते हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज ओशियन। तो अगर हमें ओशियन याद है तो हम बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल याद कर सकते हैं। ओपननेस एंड टू एक्सपीरियंस, कंसाइसनेस, देन एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट आता है कि कैन पर्सनालिटी प्रिडिक्ट द एथलेटिक सक्सेस, क्या किसी की भी पर्सनालिटी प्रिडिक्ट कर सकती है एथलेटिक सक्सेस? तो सम हाउ हम कह सकते हैं कि हाँ और ना भी। सो अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसर्च ने मिक्स रिसर्च शो किए हैं कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इमोशनली स्टेबल है एंड एक्सट्रोवर्जन है, तो वो लिंक करता है सक्सेस से। एंड अदर कुछ रिसर्चेस बोलती हैं कि अगर हम ट्रेनिंग और अच्छे से एक्सपीरियंस करें मोटिवेशन को, तो भी हम काफ़ी हद तक सक्सेस पा सकते हैं। सो ये हमारी एक प्रिडिक्शन है, बट इसमें दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो साइकोलॉजिकली इज बेस्ड, बेसिकली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव व्यूज। सो सबके व्यूज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देन नैरो बैंड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स, नैरो बैंड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स बताती है कि अनलाइक ट्रेड थ्योरी जो आइजनेक और कैटल ने दी है, नैरो बैंड थ्योरी फोकस करती है स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट पे, किसी भी इन्फ्लुएंस करती है किसी के भी बिहेवियर को इन स्पोर्ट्स। These theories do not aim to describe all aspects of personality, but rather than target distinct psychological characteristics that are particularly relevant to sporting performance and participation. ये पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करती है, बट इसमें ये साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को टारगेट करती है जो कि हमारे स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन में रिलेवेंस होती है। इसमें तीन मेन पार्ट की बात की गई है, सेंसेशन सीकिंग, टेलिक डोमिनेंस एंड मेंटल टफनेस। इनमें ये तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है। देन यहाँ पे हमारा बेसिकली यूनिट 2 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।